भारतीय नौसेना एक ऐसा कदम उठा रही है जो उसे समंदर, जमीन और आसमान तीनों का मालिक बना सकता है। अगर आपसे कहें कि भारतीय नौसेना ने 70 साल बाद एक ऐसा फैसला लिया है जो समुद्र की जंग का खेल बदल सकता है, तो अगर किसी दिन हिंद महासागर में कोई हलचल होती है, कोई जहाज डूबता है, कोई द्वीप कट जाता है या कोई दुश्मन हरकत करता है, तो क्या भारत फौरन वहां पहुंच पाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब अब मिलने जा रहा है। बात होगी भारतीय नौसेना के उन फैसलों की जो सीधे सीधे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को चुनौती देता है। एक ऐसा फैसला जिसका नाम है फिक्स्ड विंग एम्फीबियस एयरक्राफ्ट। हिंद महासागर, जहां से दुनिया का करीब 60% समुद्री व्यापार गुजरता है, जहां से चीन का 80% तेल आयात होता है और जहां भारत की भौगोलिक स्थिति उसे एक नेचुरल गार्जियन बना देती है। लेकिन यही समुद्र आज सबसे ज़्यादा संवेदनशील भी है। चीन पिछले एक दशक से हिंद महासागर में चुपचाप अपने पैर जमा रहा है। पाकिस्तान का गद्दावर पोर्ट, श्रीलंका का हैम्बनटोटा, म्यांमार के कोको आइलैंड्स और अफ्रीका के जिबूती में मिलिट्री बेस। इसे ही कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रिंग का सबसे कमज़ोर मोती है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है, ये वो गला है जिससे चीन की पूरी अर्थव्यवस्था सांस लेती है। 90 से लेकर 60 किलोमीटर की दूरी पर भारत के अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। इसलिए अंडमान निकोबार को कहा जाता है भारत का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट करियर। और अब भारत इसी एयरक्राफ्ट करियर को और ज़्यादा ताकतवर बना रहा है। हिंद महासागर ये सिर्फ पानी नहीं है, ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत है। और अब सवाल ये नहीं कि हिंद महासागर किसका है, सवाल यह है कि हिंद महासागर पर किसकी पकड़ होगी, क्योंकि जो इस समुद्र को कंट्रोल करेगा वही एशिया को कंट्रोल करेगा, वही दुनिया की सप्लाई लाइन को कंट्रोल करेगा और वही तय करेगा कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे हटेगा। और इसी समुद्र में आज भारत एक नई भूमिका में उतर रहा है। चुपचाप, बिना शोर, बिना ऐलान भारतीय नौसेना समुद्र में वो तैयारी कर रही है जिसका असर बीजिंग तक महसूस होगा। साल 1953, उसके बाद भारतीय नौसेना ने कभी भी फिक्स्ड विंग एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब 70 साल बाद भारतीय नौसेना ने RFI जारी कर दी है। 4 ऐसे विमान जो समुद्र से उड़ सकते हैं, झील से लैंड कर सकते हैं और रनवे से भी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी जहां ज़मीन खत्म वहीं से भारत की ताकत शुरू। सवाल है एम्फीबियस एयरक्राफ्ट आखिर होते क्या हैं? ज़रा कल्पना कीजिए, समुद्र के बीच कोई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तूफान चल रहा है, कोई रनवे नहीं, कोई एयर स्ट्रिप नहीं। ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, एम्फीबियस एयरक्राफ्ट। ये विमान सीधे समुद्र पर उतरते हैं, पानी से उड़ान भरते हैं, सैनिक, डॉक्टर, राहत सामग्री सीधे मौके पर पहुंचते हैं। अंडमान निकोबार जैसे इलाकों में ये विमान हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा असरदार हैं। अंडमान निकोबार में 500 से ज़्यादा द्वीप हैं, लेकिन केवल 31 से 38 पर आबादी और सिर्फ 4 बड़े एयरफील्ड बाकी द्वीप हैं। ना रनवे, ना सड़क, ना पोर्ट। आज भी पोर्ट ब्लेयर से ग्रेट निकोबार पहुंचने में जहाज को 2 से 3 दिन लग जाते हैं और मानसून में कई बार हफ्तों। और युद्ध या आपदा में इतना वक्त जानलेवा हो सकता है। पूरे अंडमान निकोबार क्षेत्र में केवल 4 मुख्य एयरफील्ड ऐसे हैं जहां से नियमित या रणनीतिक उड़ानें संभव है। इनमें पोर्ट ब्लेयर का वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे अहम है, जो सिविल और सैन्य दोनों ज़रूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा कार निकोबार में एयरफोर्स स्टेशन है, जो मुख्य रूप से मिलिट्री इस्तेमाल के लिए है। ग्रेट निकोबार के कैंपेबल में INS बाज नेवी एयर स्टेशन है, जो भारत का सबसे दक्षिणी एयरफील्ड माना जाता है। लेकिन इसका रनवे छोटा है और एक्सपैंड करने की प्रक्रिया चल रही है। उत्तरी अंडमान में सिरपुर के पास INS कोहासा एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है,
जहां सीमित लंबाई का रनवे मौजूद है। वह रनवे की इस कमी का सबसे बड़ा असर लॉजिस्टिक्स पर पड़ता है। अंडमान निकोबार में ज्यादातर सप्लाई जहाजों के जरिए होती है। पोर्ट ब्लेयर से ग्रेट निकोबार जैसे दूरस्थ इलाकों तक जहाज से पहुंचने में 2 से 3 दिन तक लग जाते हैं। मानसून, तूफान या खराब समुद्री हालात में यही सफर और लंबा हो जाता है या फिर पूरी तरह रुक भी जाता है। ऐसे में जरूरी सामान, ईंधन, मेडिकल सप्लाई या स्पेयर पार्ट्स समय पर नहीं पहुंच पाते। यहीं पर एम्फीबियस एयरक्राफ्ट खेल बदल देते हैं। भारत ग्रेट निकोबार को सिर्फ द्वीप नहीं बना रहा, वह बना रहा है डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, नया एयरफील्ड, मिलिट्री लॉजिस्टिक हब। यहां से कोको आइलैंड पर नज़र, मलक्का स्ट्रेट की साउदर्न एंट्री कंट्रोल, हिंद महासागर में फास्ट डिप्लॉयमेंट और एम्फीबियस एयरक्राफ्ट, इस पूरे सिस्टम की मोबाइल आंख और हाथ बनेंगे। भारतीय नौसेना ये विमान खरीद नहीं, लीज पर ले रही है। क्यों? क्योंकि फॉरेन ऑपरेशनल क्षमता, क्रू मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब साथ है। कोई लंबा ट्रेनिंग वेट नहीं। इसे कहते हैं वॉर रेडी स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी से चीन क्यों घबराया हुआ है? क्योंकि अब कोई भी हलचल छिप नहीं सकती, कोई भी द्वीप कट नहीं सकता और कोई भी आपदा भारत को धीमा नहीं कर सकती। एम्फीबियस एयरक्राफ्ट भारत को समुद्र का मास्टर बना रहा है। इस एयरक्राफ्ट के लिए पिछले कई सालों से जापान के शिन मायावा US-2 विमान को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन कीमत और अन्य शर्तों के कारण समझौता आगे नहीं बढ़ सका। इसी वजह से अब नौसेना ने लीज के रास्ते से तत्काल क्षमता हासिल करने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस RFI का जवाब केवल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स या अधिकृत लेजर ही दे सकते हैं। लेजर का भारतीय यूनिट होना और विमान का मालिक होना आवश्यक है। RFI के अनुसार विमान देने वाली कंपनी को 5 मार्च 2026 तक अपनी जानकारी जमा करनी होगी। आज भारतीय नौसेना INS विक्रांत के साथ कैरियर पावर न्यूक्लियर सबमरीन P-81 सर्विलांस और अब एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है। ये सिर्फ हथियार नहीं, ये संदेश है। संदेश कि भारत अब प्रतिक्रिया नहीं करता, भारत अब तैयारी करता है और हिंद महासागर में भारत की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होगा। जब भारत समुद्र से उड़ सकता है तो उसे कोई सीमाओं में नहीं बांध सकता। 1953 के बाद इतिहास दोहराया नहीं गया, इसलिए बदला गया है और यह बदलाव हिंद महासागर में नई लकीर खींच रहा है।